हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और सॉलिड स्टेट में हम लोग बात कर रहे थे पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग में मैंने अभी तक आपको वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बताया। तो वन डायमेंशनल पैकिंग में क्या है, सीधे सीधे एक लाइन के अंदर अगर हम स्फीयर को अरेंज करते हैं, वन डायमेंशन मतलब लेंथ, थ्री डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तो सबको पता है। अगर हम सीधे सीधे स्फीयर्स को क्या कर रहे हैं, एक लाइन के अंदर ग्राउंड के ऊपर जमा रहे हैं, ठीक है, तो ये बनाता है वन डायमेंशनल पैकिंग। यहाँ से बनी वन डायमेंशनल पैकिंग किसी भी सेंट्रल स्फीयर को जब आप देखोगे तो वो दो स्फीयर के टच में होगा, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया था, 2 आ गया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है वन डायमेंशनल पैकिंग में। उसके बाद हम लोगों ने बात किया अबाउट द टू डायमेंशनल पैकिंग। तो टू डायमेंशनल पैकिंग में मैंने आपको बताया कि अगर हम स्फीयर का जो अरेंजमेंट है, जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट है, उसको इस टाइप से कर रहे हैं कि दो स्फीयर हमेशा एक दूसरे के ठीक ऊपर अलाइंड है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वो कैसे हैं, बिल्कुल सेम अलाइंड हैं, ऐसे जैसे मैं आपको अलाइन करके बता रहा हूँ। तो ये जो पैकिंग है, इसको इस टू डायमेंशनल पैकिंग में किसी भी सेंट्रल स्फीयर को अगर आप देखोगे तो वो कितने स्फीयर को टच करता हुआ आपको दिख रहा है, कोई भी सेंट्रल स्फीयर आपको 1, 2, 3 और ये 4 स्फीयर को टच करता हुआ दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो जब जो स्फीयर्स हैं, जब जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ठीक एक दूसरे के ऊपर अलाइंड है, तब जो पैकिंग बनेगी टू डायमेंशनल में उसको हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोई भी स्फीयर, कोई भी सेंट्रल स्फीयर 4 स्फीयर से सराउंडेड है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इसके बाद टू डायमेंशनल में हमने एक सेकंड अरेंजमेंट किया। तो सेकंड अरेंजमेंट में हमने टू डायमेंशनल में क्या किया, अगर फर्स्ट रो के स्फीयर हमारे इस टाइप से हैं, मतलब 1D में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही जैसा अरेंज करना है, लेकिन सेकंड रो के जो स्फीयर हैं, इट इज जस्ट इनसाइड द ग्रुप्स ऑफ द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट रो। ये जो है फर्स्ट रो के स्फीयर्स के ग्रुप्स के अंदर अरेंज्ड हैं। सेकंड रो के स्फीयर फर्स्ट रो की जो स्पेस बच रही है, जो ग्रुप बच रहा है, उसके अंदर अरेंज है। तब यहाँ पे इस को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे जो स्फीयर होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सेंट्रल स्फीयर जो है वो 6 स्फीयर से सराउंडेड है। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो इसको हम हेक्सागोनल पैकिंग कहेंगे टू डायमेंशन के अंदर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इस हेक्सागोनल पैकिंग की ब्रीफिंग हम लोग 3 डायमेंशन में करते हैं। तो 3 डायमेंशन में इसको कैसे देखना है उसके बारे में बता रहे हैं, और कैसे लिखना है। लिखने का कोई खास काम है नहीं इसमें, केवल समझने की बात है। तो देखिए, अब 3 डायमेंशनल में अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम बात करें तो फिर से ये 2 डिफरेंट पैटर्न पर जाएगी, है ना। तो देखिए, एक तो ये था पहले। अब क्या हुआ, जो सेकेंड रो ऑफ स्फीयर है वो कहाँ है, इन द ग्रुप्स ऑफ द फर्स्ट रो स्फीयर। सेकेंड रो ऑफ स्फीयर कहाँ है, फर्स्ट रो स्फीयर के ग्रुप्स के अंदर फंसा हुआ है, ऐसा, ठीक है, यहाँ पे अलाइंड है वो। अब अगर जो ये मान लीजिए लेयर ए हो गया, ये लेयर बी हो गया। अब अगर थर्ड जो लेयर है, सी जो लेयर है, वो लेयर 1 के सिमिलर है, मतलब उसके स्फीयर्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, लेयर 1 से सिमिलरिटी शो कर रही है। हाउ टू राइट, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा मतलब ये जो लेयर है ये फिर से कैसी आ गई, फर्स्ट लेयर के जैसी आ गई, मतलब अलाइनमेंट उसका फर्स्ट लेयर के जैसा है। तो इस समय जो तीसरी लेयर जो आई वो किसके आइडेंटिकल हो गई, लेयर ए के आइडेंटिकल हो गई। तो फर्स्ट लेयर जहां पर
थर्ड लेयर जहां पर फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल होगी, इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हेक्सागोनल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HCP इन 3 डायमेंशन। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कहेंगे इसको हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब मान लीजिए ये तो हो गया ये लिखने का तरीका। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब 3 स्फीयर्स को हम एक साथ जैसे रखोगे आप, यहाँ पे 3 स्फीयर आपने एक साथ ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, तो उन तीनों स्फीयर के बीच कुछ खाली जगह बचेगी। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर वॉइड। इसको हम कहते हैं, खाली जगह को, एम्प्टी स्पेस को क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इस टर्म की यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड कहते हैं। अब जो अगला स्फीयर है हमारा HCP के अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, वो होता क्या है, एग्जैक्टली जो है वो ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर रखा हुआ है। तो ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर रखा हुआ है तो मतलब वो क्या बनाने वाला है, ट्राइंगुलर वॉइड के ठीक ऊपर है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बना के देगा आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड बना के देगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे अलाइनमेंट के बारे में। तो इसका जो अगला अलाइनमेंट है, अगर मान लीजिए हमने स्फीयर्स को फिर अरेंज किया, तो स्फीयर्स का जो अरेंजमेंट है वो अगर इस तरीके से है, 1 2 3 और ये 4, कितने भी स्फीयर आप अरेंज कर सकते हो। पहला लेयर कहाँ पे था, सेकंड लेयर कहाँ पे है, ग्रुप्स में है। और थर्ड लेयर को फिर हमने क्या किया, फर्स्ट लेयर के सिमिलर ना अरेंज करके इसके ग्रुप में अरेंज किया। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट ए का लेयर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट बी का लेयर। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो थर्ड जो लेयर है वो फर्स्ट लेयर से अगर सिमिलरिटी शो नहीं करेगी तो ये क्या हो गई, सी टाइप का अरेंजमेंट हो गया लेयर्स का। तो यहाँ पे जो पैकिंग होगी इसको हम क्या कहेंगे, ABC पैटर्न कहेंगे। जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D कैसा था, AB टाइप के एटम का अरेंजमेंट था, क्योंकि वहां पर जो थर्ड लेयर थी वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर थी। अब इसको कैसे लिखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब ये एक ट्राइंगुलर वॉइड, ये दूसरा ट्राइंगुलर वॉइड, और दो ट्राइंगुलर वॉइड जब एक दूसरे के साथ आएंगे, दो ट्राइंगुलर वॉइड जब एक दूसरे के साथ आएंगे तब वो ऑक्टाहेड्रल शेप जनरेट करके देते हैं। दो ट्राइंगुलर वॉइड जब एक दूसरे के अपर साइड पर होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इसको हम कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इन 3D, जो कि HCP का ही डेरिवेशन है। अगर अलाइनमेंट थर्ड लेयर का चेंज हुआ तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बन जाएगी और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दूसरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आएगा वहां पर, ठीक है। अब हाउ टू राइट दीज थिंग्स, तो इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं, कैसे अरेंज किया हमने। तो थर्ड लेयर के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। तो पहला जो अरेंजमेंट आया वो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 3 स्फीयर के ठीक ऊपर अगला चौथा स्फीयर आया। तो द थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर, द थर्ड लेयर placed over second layer, the third layer placed over second layer, above second layer कहना चाहिए, ये अच्छा टर्म नहीं है, above second layer, the third layer placed above second layer, थर्ड लेयर को हमने कहाँ रखा, सेकंड लेयर के ऊपर। द थर्ड लेयर प्लेस्ड अबव सेकंड लेयर इन मैनर
इन मैनर, अब ये लिखने का तरीका है, इन मैनर such that tetrahedral void of second layer, tetrahedral void of second layer, tetrahedral void of second layer, tetrahedral void of second layer are covered by the sphere of the third layer, are covered by the sphere of second layer, sphere of second layer, covered by the sphere of second layer. In this case, what happens in this case? In this case, sphere of third layer are exactly aligned, exactly aligned with those of first layer, तो sphere of third layer are exactly aligned with those of first layer, मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर का अलाइनमेंट कैसा है, सेम है। तो दो टाइप की लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा। स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन्ड विथ दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। दिस पैटर्न इज ऑफन रिटन, दिस पैटर्न is written as AB। आज तक जब भी क्वेश्चन आया तो वो यही पूछा उन्होंने कि किस टाइप का पैटर्न होता है, तो AB ए टाइप ऑफ पैटर्न, मतलब AB टाइप का पैटर्न रहता है। और 74% स्पेस occupied by sphere, और टोटल जो 74% स्पेस है वो स्फीयर से ऑक्यूपाइड होता है, ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, एंड 26% एम्प्टी स्पेस, 26% एम्प्टी स्पेस। तो इस स्पेस के इस पैकिंग के अंदर 74% स्पेस जो है वो स्फीयर से ऑक्यूपाइड होता है और 26% स्पेस वैकेंट रहता है, 26% स्पेस वैकेंट रहता है। तो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। कुल मिलाकर के जो हमको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड लेयर का अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर इज एज सेम, जैसे ये आया ए, ये आया बी। अब ये थर्ड लेयर का जो अलाइनमेंट है वो कैसा है, फर्स्ट लेयर के सिमिलर है, ये ध्यान रखना है। कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर का अरेंजमेंट। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर का अरेंजमेंट सेम है। जो कॉमन बातें ध्यान रखनी है वो ये कि इस पैटर्न को हम ए बी टाइप से लिखेंगे, ए टाइप से लिखेंगे। 74% स्पेस जो है वो स्फीयर से ऑक्यूपाइड होगा, 26% स्पेस यहाँ पर खाली रहेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। अब बात कर रहे हैं हम अगले अरेंजमेंट के बारे में। तो अगर जो थर्ड लेयर है वो अब फर्स्ट, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर दोनों कैसी थी, सेम थी। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर का अलाइनमेंट कैसा है,
सेम है। अब अगर थर्ड लेयर का अलाइनमेंट भी फर्स्ट लेयर के सिमिलर ना हो तो इसको हमने क्या कहा था, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, उसको हम क्या कहेंगे, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जहां पे एक ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरा ट्राइंगुलर वॉइड आएगा, तो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड, तो कैसे लिखेंगे इसको, द थर्ड लेयर में बी placed, the third layer may be placed over second layer, over second layer, third layer may be placed over second layer in a manner such that its sphere cover the octahedral void, cover the octahedral void, octahedral void, cover the octahedral void. And this sphere is not aligned this sphere is not aligned with first or second layer, not aligned with first or second layer, not aligned with sphere of first and second layer. It is called arrangement C, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया C, इट इज कॉल्ड अरेंजमेंट C। तो यहां पर क्या क्या चीजें अब ध्यान रखनी है, और इसको क्या कहते हैं, A B C टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या FCC पैकिंग भी इसको कहते हैं। इट इज कॉल्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और FCC पैकिंग, ठीक है। और यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, ABC टाइप का। अगेन 74% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 74% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, कुल 74% स्पेस जो है वो स्फीयर से ऑक्यूपाइड होता है। और फिर क्या होगा, 26% स्पेस लेफ्ट। तो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि 3D में जब तक डायग्रामेटिक अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उसको समझना है। तो क्यूबिकल क्लोज में जो अलाइनमेंट होता है वो कैसा है, ABC टाइप का। इसमें भी 74% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है और 26% स्पेस लेफ्ट बचा हुआ है, 26% स्पेस लेफ्ट बचा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बाद वॉइड्स के बारे में। तो वॉइड्स के बारे में क्या बताया मैंने आपको, जो एम्प्टी स्पेस बचेगा एटम के रखने के बाद, द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन क्लोज पैक्ड स्फीयर। तो वॉइड किसको कहते हैं हम, एम्प्टी स्पेस left empty space left between closed packed structure, between closed packed structure। तो
तो किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बीच जो खाली जगह बचेगी उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। क्योंकि एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप वाले होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए खाली जगह निश्चित रूप से बचेगी ही बचेगी। आप उसको कैसे भी करके पूरा पैक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पैकिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। स्फीयर को कभी भी आप कंप्लीटली फिल्ड करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए खाली जगह बचेगी। एंड दैट फ्री स्पेस इज कॉल्ड, जो यहाँ पे फ्री स्पेस बच रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड वॉइड। इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। तो 3 स्फीयर्स लाई इन द सेम वर्टेक्स। जब 3 स्फीयर एक ही तल में नीचे रख दीजिए 3 स्फीयर को, देख लीजिए जो स्पेस बच रहा है वो क्या है, ट्राइंगुलर वॉइड है। दिस इज ट्राइंगुलर वॉइड। तो पहले ये हुआ ट्राइंगुलर। अब इसके ऊपर अगर ठीक हम एक स्फीयर रख देते हैं इन तीनों के ऊपर, तो बीच का जो स्पेस बचेगा और ऊपर का जो खाली स्पेस बचेगा वो मिलाकर के क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगी। वो मिलाकर के क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगी। और अगर एक ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर, एक ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर एक और स्फीयर रख दिया जाए, एक और स्फीयर कहाँ रख दिया, ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर, तो इस नीचे वाले लेयर का एक ट्राइंगुलर वॉइड और ऊपर वाले लेयर का भी एक ट्राइंगुलर वॉइड, नीचे वाले लेयर का एक ट्राइंगुलर, ऊपर वाले लेयर का भी एक ट्राइंगुलर। जैसे यहाँ पे देखने पे ये कैसा आ रहा है, ट्राइंगुलर आ रहा है। अब इसकी जो अपर लेयर हमने अरेंज किया, अगर उसका भी एक ट्राइंगुलर वॉइड होगा, उसका भी एक ट्राइंगुलर वॉइड होगा, तो ये दोनों ट्राइंगुलर वॉइड्स मिलकर के क्या बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। दोनों ट्राइंगुलर वॉइड मिलकर के क्या बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। तो इस तरीके से एम्प्टी स्पेसेस को हम वॉइड कहते हैं। फिर उसका हमने अरेंजमेंट देखा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो पहले बात कर लेते हैं ट्राइंगुलर वॉइड के बारे में। 3 स्फीयर्स इन द सेम प्लेन। और यहाँ पे जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो आर वॉइड बाय आर स्फीयर, इसका रेडियस रेशो कितना आता है ये ध्यान रखना है। आर वॉइड और आर स्फीयर का जो रेशो ट्राइंगुलर के लिए आएगा 0.115। इसके बाद दूसरा जो वॉइड आया आपका वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड का आर वॉइड बाय आर स्फीयर का जो रेशो होगा, आर वॉइड बाय आर स्फीयर रेशो जो होगा 0.225। और ऑक्टाहेड्रल जो कि सबसे बड़ा जगह होगा, ग्रेटर स्पेस रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, तो आर वॉइड बाय आर स्फीयर का जो रेशो होगा 0.414 होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, 0.414, ठीक है। तो ये रेशो है आर वॉइड बाय आर स्फीयर। यहाँ पे ये 3 बातें और ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा स्पेस किसके अंदर आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आएगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे वॉइड से रिलेटेड बची हुई है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ octahedral void, number of octahedral void, number of octahedral void equal to n, number of octahedral void equal to n। किसी भी क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा इट इज 2 into n, 2 into नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, 2 into नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स होता है, क्योंकि इसकी हमें कैलकुलेशंस में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट, है ना, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब उसके बाद अगला जो काम करेंगे हम, एक और काम करते हैं, ये सारा थ्योरी वाला पोर्शन आपका फिनिश हो गया, कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं इसमें। तो अभी पहले एक काम करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनाया हमने, तो इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हमने बनाया कैसे था, पहले उसको देखते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्फीयर्स कहाँ पे फिट थे, ठीक इनसाइड द ग्रुप्स ऑफ द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर। इसमें देखो जैसे ये मान लो सेंट्रल स्फीयर है, तो ये सेंट्रल स्फीयर क्या कर रहा है, 1 2 3, ये भी इसके टच में है, 4 5 और ये 6 स्फीयर इसको टच कर रहे हैं, ठीक। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ये बना हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हेक्सागोन पूरा कंप्लीट कैसे बन रहा है, एक इसके पास पूरा एटम है और बाकी जो है सराउंडिंग में 6 एटम है, लेकिन उनका पूरा हिस्सा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक हेक्सागोन है, ठीक है, दैट इज ए बी सी डी ई और एफ, एक पूरा हेक्सागोन है। तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकती है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकती है एक हेक्सागोन के अंदर। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो सकता है एक हेक्सागोन के अंदर, ठीक है। तो अब हमने कहा कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें हम, कुछ ए बी सी या ए बी ओ, कुछ भी नाम रख लीजिए आप उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 2 एटम के बीच का डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर एटम के लिए क्या होता है, आर होता है। 2 एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 2r और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो तीनों डिस्टेंसेस कितनी है इसमें, 2r के इक्वल है, ठीक है। तीनों डिस्टेंसेस कितनी है, 2r के इक्वल है। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल है आपका, उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ यूनिट सेल, क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एरिया ऑफ यूनिट सेल ए बी सी डी ई एफ, ये एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 6 इंटू ट्राइंगल ऑफ यूनिट सेल, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और ऐसे 6 ट्राइंगल मिल सकते हैं इसमें, तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। यूनिट सेल का एरिया पहले हमको निकालना है, तो यूनिट सेल का एरिया कैसे निकलेगा, 6 इंटू, क्योंकि 6 सराउंडिंग सेल्स थे उसमें, पूरे हेक्सागोन है ना, तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एक हेक्सागोन में 6 ट्राइंगल क्रिएट किए जा सकते हैं, 6 ट्राइंगल काटे जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा।
तो कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया अब कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2r, इंटू हाइट क्या करनी पड़ेगी आपको, निकालनी पड़ेगी। हाइट क्या होगी यहाँ पे ये, तो ये h आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2r, और हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 1/2r इंटू एच, 1/2r इंटू एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने का, 60 डिग्री का, ये ए, ये बी, और ये चलिए कैपिटल में ले लेते हैं ABO, और ये इसका एंगल कितना 60 डिग्री का। ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइन 60 इक्वल टू होता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2π। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2π। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2r हो जाएगा, सॉरी √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। तो √3/2, तो h इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइट। तो ये हो गया h इक्वल टू हो जाएगा, h इक्वल टू, h कितना था, h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 कितना था, h बाय √3/2π। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे लाओ तो कितना था, देखो 1/2, वहाँ पे एरिया हमने कितना लिखा, कितना लिख के रखा था, 1/2 इंटू 2r इंटू h। तो h की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2r इंटू h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √3/2, √3/2। तो कितना आ जाएगा ये, साइन 60 इक्वल टू h/2r, h/, अच्छा हाइट और बाय डिस्टेंस, अच्छा हाइट बाय डिस्टेंस, तो ये h/2r आएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3, और यहाँ पे साइन 60 इक्वल टू क्या आ गया, √3/2, और तो ये हो जाएगा h/2r, h बाय बेस कितना है 2r, h/2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। तो h इक्वल टू आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, h इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू आर, √3 तो h की वैल्यू को अब वहाँ पे पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखा था हम लोगों ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO 1/2 इंटू 2r इंटू कितना आ गया, √3 इंटू आर, √3 इंटू आर। तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा √3r²। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, √3r², √3r²। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या था, एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3 इंटू r², 6 इंटू √3r²। अब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम देखो, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने थे, एक पूरा एटम था और 6 1/3 थे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना आ जाएगा, हेक्सागोन जो हमने बनाया था उसमें एक पूरा था इंटू 6 1/3 वाले थे, 1/3 एरिया कवर हो रहा था उसका, 6 ट्राइंगल का। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने आ जाएंगे, ये 1+, तो ये आ गया 2 + 1, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए, 3। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आर 3, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आर 3। और एरिया ऑफ एटम क्या होता है, एरिया ऑफ एटम इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एटम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इट इज लाइक स्फीयर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स का जो एरिया हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स का जो एरिया हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम का जो एरिया होगा, इफेक्टिव एटम का जो एरिया हो जाएगा, इफेक्टिव एटम कितने हैं, 3, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं फाइनल पॉइंट पे। तो फाइनल पॉइंट पैकिंग फ्रिक्शन कैसे निकलेगा इसका, उसको देख लेते हैं। तो पैकिंग फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा, पैकिंग फ्रिक्शन इक्वल टू इफेक्टिव एटम का एरिया, ठीक है, कितना आ गया था, 3 पाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया जो आया था हेक्सागोन का वो कितना था, 6 इंटू रूट 3 आर स्क्वायर, 6 इंटू रूट 3 आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चले जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो यह आ जाएगा 2 रूट 3 पाई बाय 2 रूट 3। और जब इसको सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 3.14, और रूट 3 कितना होता है, 1.732, रूट 3 की वैल्यू कितनी है, 1.732, तो ये आ जाएगा 3.464। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो लगभग 0.91% के आसपास आ जाएगी, मतलब 91% स्पेस ऑक्यूपाइड होगा हेक्सागोनल 3D अरेंजमेंट में। और ये पैकिंग का सबसे बेस्ट मेथड है, दिस वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ पैकिंग इन 3D। तो जब भी किसी चीज़ को 3D में अरेंज करना होता है, 3D में बनाना होता है, तो वहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होता है, क्योंकि इसमें जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो कितना है, दिस इज 91%। तो 91% के आसपास स्पेस ऑक्यूपाइड होता है 3D में, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 91% होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अ कंपाउंड कंटेनिंग एटम ए एंड बी, एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड कंटेनिंग एटम ए एंड बी, एक कंपाउंड के अंदर दो टाइप के एटम कंटेंट हैं, ए और बी, अ कंपाउंड कंटेनिंग एटम ए एंड बी। ठीक है, कंटेनिंग एटम ए एंड बी, crystallize in a cubic structure, crystallize in a cubic structure, crystallize in a cubic structure, और ये cubic structure बना रहे हैं, crystallize in a cubic structure. The atom A are present at the corner, the atom A are present, atom A are present at the corner, atom A कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है, और हर कॉर्नर पर क्यूब के एक एटम रहता है। टोटल 8 एटम्स आर एट द कॉर्नर, और हर का कोऑर्डिनेशन नंबर, हर यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, while B are present at the faces, corner of the cube, तो A एटम कहाँ है, कॉर्नर पर है, while B are present at the faces, B are present at faces, B एटम कहाँ पर है, फेस पर है, B are present at the faces, atom B are present at the faces. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो एटम ए कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, एटम ए कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर के लिए हमने क्या लिखा था,
कॉर्नर एटम्स के लिए Nc/8, तो 8 एटम्स आर एट द कॉर्नर, बाय 8 करोगे तो हर यूनिट के अंदर कितने एटम मिलेंगे आपको? एक। और फेस के लिए क्या लिखा था? नंबर ऑफ फेसेस के लिए हमने क्या लिखा था? NF/2, NF/2 फेसेस पर कितने एटम रहते हैं? अगर टोटल ऑक्यूपाइड है तो 6, तो 6/2 तो कितना आ गया? 3। 6/2 तो कितना आ गया? 3। ए एटम कहाँ पर थे? कॉर्नर पर। बी एटम कहाँ पर थे? फेसेस पर। ए का वैल्यू कितना रहेगा? 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? AB3। तो AB3 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो a compound containing atom A and B, A are present at the corner and B are present at the faces। A कहाँ पर है? कॉर्नर पे है, और B कहाँ पे है? फेसेस पे है। तो फेसेस के लिए पर यूनिट कितने आते हैं? NF/2। तो फेसेस पे 6, 6/2 कितने हो गए? 3। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB3। इसके कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर एक एटम, और फेसेस पर 3। फेसेस का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कितना होता है? 3 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दो और क्वेश्चन इस टाइप के देखते हैं जिससे थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आयोनिक सॉलिड, इन एन आयोनिक सॉलिड, इन एन आयोनिक सॉलिड, एक आयोनिक सॉलिड के अंदर, इन एन आयोनिक सॉलिड, द anion B are arranged, the anion B are arranged, anion B are arranged, anion B are arranged in a cubical close packing, anion B are arranged in a cubical close packing, anion B are arranged in a cubical close packing. The cation A, the cation A, cation A और cation A जो है, cation A are equally distributed, cation A are equally, cation A are equally distributed, cation A are equally distributed between octahedral void and tetrahedral void, between octahedral void and tetrahedral void, tetrahedral void, octahedral void और tetrahedral void के अंदर equally distributed है cation, cations are equally distributed in octahedral void and tetrahedral void. Octahedral void and tetrahedral void, and tetrahedral voids, if all octahedral void is occupied, if all octahedral void is occupied, void is occupied, अगर सभी octahedral void भरे हुए हैं, all octahedral void is occupied, what is the formula of the ionic solid? What is the formula of ionic solid? What is the formula of ionic solid? तो उस ionic solid का formula चाहिए फिर से. What is the formula of ionic solid? तो देखो, all octahedral void is completely occupied and octahedral and tetrahedral voids are also occupied. octahedral void और octahedral tetrahedral void भी occupied है. ठीक है, तो अगर हम ऐसा इसको कहें, नंबर ऑफ anion कहाँ पे होगा? कोई चांस ही नहीं है, void के अंदर तो होगा नहीं, कॉर्नर पे ही होगा, है ना. तो नंबर ऑफ
number of anion इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनायन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, बी किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल हो गया। नंबर ऑफ एनायन बी इक्वल टू एन। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू हो जाएगा 2n। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएगा। अब उसमें क्या कहा कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों वॉइड इक्वली, तो अगर ऑक्टाहेड्रल n ऑक्यूपाई हो रहा है तो मतलब टेट्राहेड्रल 2n तो है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड कितना होगा, n ही ऑक्यूपाइड होगा। दोनों बराबर बराबर संख्या में ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, दोनों बराबर बराबर संख्या में ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। तो एनायन बी इक्वल टू क्या हो गया, n। और कैटायन ए इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस एन। जितने टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड हो रहे हैं उतने ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n, और ये क्या हो जाएगा, 2n। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी। तो A to B इज द फॉर्मूला फॉर दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A to B। A to B इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, A to B इज द फॉर्मूला दैट टाइम। अब बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, और क्या क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन है, सिंपल ओरल कर लेते हैं। अ सॉलिड कंटेन एटम ए एंड बी हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो एक एटम ए और एक बी मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एटम ए इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एटम ए कहाँ पर है, कॉर्नर में है। और एटम बी इज प्रेजेंट इन द सेंटर, एटम ए कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। एटम बी कहाँ पर है, सेंटर में है। मतलब अरेंजमेंट कैसा हो गया, BCC अरेंजमेंट हो गया। तो एटम ए कॉर्नर पर है, तो सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रहते हैं। उसका कोऑर्डिनेशन कैसा, उसका जो नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में आएगा वो कैसा आएगा, NC/8। तो 8/8 कितना आ गया, 1। और कॉर्नर वाला जो इनसाइड वाला है वो सबको कोऑर्डिनेट करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन, उसका जो यूनिट सेल है वो सबको कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस टाइप के जो यूनिट सेल होंगे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ सॉलिड कंटेन एटम ए एंड बी हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्यूबिक है एंड क्यूब फॉर्म कर रहे हैं। एटम ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, जिसमें एटम ए कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। एंड एटम बी एट द बॉडी सेंटर्ड ऑफ क्यूब, एटम बी एट द बॉडी सेंटर्ड ऑफ द क्यूब। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सॉलिड का, अगर वो BCC स्ट्रक्चर है तो कॉर्नर वाला सबको कोऑर्डिनेट करेगा, सब कॉर्नर वाला 1 और सेंटर वाला सबको। तो AB इज द फॉर्मूला ऑफ दिस सॉलिड। इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट X एंड Y। अ कंपाउंड formed by a compound formed by element X and Y, element X and Y, a compound formed by element X and Y. Y atoms are present at the corner, Y atoms are present at the corner, Y atoms are present at the corner, जिसमें से Y atom कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। Y atoms are present at the corner, X atoms are present X atoms are present
X atoms are present at alternate phases. X atoms are present at alternate phases. X atoms are present at alternate phases. Alternate phases. Find the formula of the compound. Find the formula. Find the formula. तो फॉर्मूला हमको निकालना है. केवल एक बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगी आपको. एक छोटी सी बात ध्यान रखना है. क्या कहा था? अल्टरनेट फेसेस. अल्टरनेट फेसेस. तो कुल 6 फेसेस होती है, जिसमें से अल्टरनेट करोगे तो कितनी बचेगी? 3 बचेगी. तो y एटम्स कहाँ पे था? y एटम्स आर द कॉर्नर. तो y का कंबाइनिंग कितना हो गया? 1. और NF कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 6. 1/2 इंटू 6, क्योंकि अल्टरनेट फेसेस पर है वो. अच्छा, पूरा आता है आपका NC/2 लेते हैं. NC/2, और इसका भी 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 ही फेस ऑक्यूपाइड हो रही. तो ये आ गया था. यहाँ से NF/2 होता है, तो NF/2. तो NF/2 किया तो क्या आ गया? 6/2. तो 6/2 कितना आ गया? 3. अब अल्टरनेट है तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा. एक के बाद एक है, तो अल्टरनेट है तो क्या हो जाएगा? 1.5. तो कैसे लिख सकते हो आप? x कहाँ पे था? x आर द अल्टरनेट फेसेस. तो 1.5x y. 1.5x y, या ऐसा भी लिख सकते हैं 3x 2y. तो x3 y2 is the formula. x3 y2 is the formula of that crystal. x3 y2 is the formula of that crystals. इस टाइप के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है. इस टाइप के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे. आपके बुक्स में है इस टाइप के क्वेश्चंस. और इट इज़ ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट.